अरुण, शांतनु, राय, अमन, अनिल, पाल, रुद्रांश, अंकित, आशुतोष, अनमोल, एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और यशवीर यादव वेरी गुड आफ्टरनून। प्रदीप कुमार। चलिए, कल हमने क्या करा था सर? हमने कल डिस्कस किया था प्लानिंग के विषय में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, एनडीसी के बारे में, नीति आयोग के बारे में। और ये बताया था मैंने आपको कि प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 में बना, एनडीसी 1952 52 यानी कि, और नीति आयोग 2015 में। ये तीनों ही गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। और साथ ही बताया कि इन तीनों का ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग लेटेस्ट बना है प्लानिंग कमीशन की जगह। तो नीति आयोग जो है उसके नए सीईओ हैं अभी बीवीआर सुब्रमण्यम। नए डिप्टी चेयरमैन हैं अभी, उनका नाम है सुमन बैरी। और अगर हम बात करें इसके, हम पॉलिसी थिंक टैंक कहते हैं सर। जनरली ये 15 साल के प्लान बनाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे, इससे पहले एनडीसी जो प्लान को पास करने के लिए आता है, और प्लानिंग कमीशन योजना बनाने के लिए। इससे पहले कई लोगों ने इसके अलग अलग नाम दिए थे। किसी ने कहा था कि जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान, मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा पीपल्स प्लान है। इसी तरह से इसे गांधीयन प्लान कहा श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। सबसे पहले सोवियत संघ ने 1928 में, जब जोसेफ स्टालिन थे वहां, तब ये प्लान बनाए थे। लेकिन मैं कहूंगा क्लास को पूरा करिएगा ध्यान से, और क्लास करने के बाद मोहम्मद इमरान भाई बिल्कुल जय हिंद। तो अब मेरी बात समझो कि हम बात ये कर रहे थे सर कि हमें हर एक प्लान के बारे में क्या पढ़ना है। मैं 5 मिनट आपसे ले रहा हूं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, कोई भी प्लान है, आप उसको 2-4 बातों को पहले ध्यान से सुनिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं सर पहले प्लान के बारे में। सबसे पहले तो देखो, एक सवाल ये पूछता है एग्जाम में कि जैसे पहला प्लान था जी हमारा फर्स्ट प्लान, तो पहला प्लान शुरू हुआ 1951 में 1 अप्रैल से, और एंड हुआ 31 मार्च 1956 को। तो कोई भी प्लान होगा वो हमेशा शुरू तो 1 अप्रैल को ही होगा, लास्ट वो 31 मार्च को ही होगा, यानी 51 से लेकर 56 तक। बात समझ आ रही है? अब यहां पर बात समझनी है। सवाल ये है, एक आता है कि उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था। मतलब ये हर प्लान के विषय में याद करना है आपको। जैसे मैं कहूं आपसे, बताओ जब पहला प्लान बना तो उस समय देश के प्रधानमंत्री का नाम, क्योंकि इस प्लान के समय कोई और नहीं आया था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो प्लान बना तो इसको कहा जाता है कि 2 लोगों ने मिलकर इसका मॉडल तैयार किया था, जिन्हें हम हेरोड डॉमर मॉडल कहते हैं। एक्चुअल में ये हेरोड और डॉमर, ये 2 व्यक्ति हैं। आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ये 2 इंसानों के नाम है जिन्होंने पहला मॉडल तैयार किया था। और जो पहला मॉडल था, पहली योजना थी, उसका फोकस था कि हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिंचाई की सुविधाएं देनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, और सिंचाई की सुविधा देनी है, इरिगेशन फैसिलिटी देनी है। बात समझना अभी, यानी इसको भी बढ़ाना है। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है ना, वो क्या है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। लिखने का टाइम भी देंगे आराम से। आपने कहा सर उस समय ये कहा गया देश की वृद्धि होगी 2.1% को लक्षित रखा गया, मतलब लक्ष्य किया गया। हर साल हमारी ग्रोथ 2.1 रहेगी, जबकि उस वर्ष, उन 5 वर्षों में हमारी ग्रोथ 3.6 हमें प्राप्त हुई। यानी जितना टारगेट किया था उससे ज्यादा हमें मिल गया। मतलब ये पूछेगा एग्जाम में आपसे कि बताओ कितना था, और हमारा फोकस क्या था कि हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना है, यानी वह सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई सुविधाओं को और बेहतर करना है। यानी पानी जो बारिश पर निर्भरता है वो कम करनी है इस पर।
यानी पूरा प्लान एग्रीकल्चर पर होने की वजह से हम कई बार ये कहते हैं इट इज नॉन एज, यानी अगर आपसे पूछे वो कौन सी योजना है जिसे हम एग्रीकल्चर प्लान कहते हैं, ऐसे आपको सभी 12 योजनाओं के बारे में लिखना है। इट इज नॉन एज एग्रीकल्चरल प्लान, यानी हिंदी में कहूं तो इसे कृषि योजना कहा जाता है। ये सवाल आपके पास हो, इसे कृषि योजना कहा जाता है। अब बताओ, इस तरीके से पहला प्लान आपने पूरा करना है। भाई आवाज सही आ रही है ना? मैंने बस ये बताया आपको, जब पहला प्लान आया हमारे देश में यानी 1951 में प्लानिंग कमीशन ने जब शुरुआत करी प्लान्स की, तो एक तो पूछेगा पहले प्लान के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपने कहा जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा ये पूछेगा कि कौन सा मॉडल था उस समय, तो दो व्यक्ति थे जो उन्होंने मॉडल तैयार किया था। हैरोल्ड डॉमर उनका नाम था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल कहते हैं। इसमें हमने कृषि को उत्पादन बढ़ाना है, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना है, इस पे काम किया। हमारा टारगेट ये था कि हमें 2.1% की वृद्धि चाहिए और हमें मिली 3.6, ज्यादा अच्छी बात हुई। इसको हम कृषि योजना कहते हैं क्योंकि सर इसमें सारी बातें कृषि से जुड़ी हुई थी। बस इतना आपको पढ़ना है, आपका सवाल हो जाए। अब इसी तरीके से देखो, दोबारा से डन भी करते रहे ना अपने साथ में, हर चीज में यही बात सीखनी, और एक आध बात अगर ऐड होगी तो मैं बताऊंगा, फाइल भी दूंगा। अब ऐसे ये पूछेगा कि बताओ जब दूसरी योजना हमारी आई, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हमने दूसरी योजना शुरू करी, सेकंड प्लान लेकर आए, अब मुझे बताओ सेकंड प्लान का जो समय होगा वो कब से कब तक होगा। तो आप कहोगे सर सेकंड प्लान शुरू हुआ 1956 में और कंप्लीट हुआ 1961 में। दूसरा प्लान जो था 56 से लेकर 61 तक रहा। अब जो दूसरा प्लान था उस समय जो प्रधानमंत्री थे देश के, बताओ 1956 से 1961 तक, तो आप कहोगे इस समय भी देश के प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कोई दिक्कत नहीं सर, फाइल तो हर बार मिल ही रहा है ना। चलिए, अब यहां कहते हैं इसको पीसी महालोनोबिस। दो इंसान है और मैंने आपको कल इनका नाम बताया था कि सर ये कौन इंसान है। इनको कहते हैं पीसी महालोनोबिस, और एक और इंसान इनके साथ जिन्हें फेल्डमैन कहते हैं। तो ये दो लोगों ने मिलकर दूसरे योजना को तैयार किया था जिसे हमने महालोनोबिस फेल्डमैन मॉडल कहना है। ये दो इंसानों के नाम हैं उन पर। इस योजना का नाम क्या है, उसे एग्रीकल्चर योजना कहा था हमने। अब इसमें हमने ध्यान दिया था कि हमें क्या करना है सर। दूसरे में ध्यान से सुनना, पहले में कहा था कृषि उत्पादन बढ़ाना है और दूसरे में कहा था इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है, उद्योगों को बढ़ाना है, उनके उत्पादन को बढ़ाना है और हैवी इंडस्ट्रीज लगानी है, भारी उद्योग लगाने हैं, बड़े उद्योग लगाने हैं। यानी पहली को एग्रीकल्चर प्लान कहा हमने, दूसरे को कहा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना या भारी उद्योग या बड़े उद्योग जो होते, बड़ी बड़ी संस्था। इस तरीके से दूसरे प्लान में हमने इंपॉर्टेंट फोकस किस बात पे करा, उद्योगों पर किया। अब यहां पर हमने ये सोचा कि हमारी वृद्धि दर होनी चाहिए 4.5%, मतलब 4.5 का अनुमान लगाया और हमें एक्चुअल में मिली 4.2%। मतलब जितना सोचा लगभग उतना मिल गया। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और याद रखना इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल प्लान। तो अगर पूछे किस योजना को इंडस्ट्रियल प्लान कहते हैं जिसमें हमने इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया था, इसे औद्योगिक योजना कहते हैं। इसे औद्योगिक योजना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे उद्योगों के बारे में बात की गई।
और देखो, जब हमने ये दूसरा वाला प्लान शुरू करा जो इंडस्ट्री प्लान कहलाता है, इसमें हमने 3 स्टील के प्लांट लगाए थे। 3 स्टील प्लांट, स्टील के जो प्लांट होते हैं वो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वो 3 प्लांट लगाए थे। इससे पता चला हमें कि हमारा फोकस इंडस्ट्री पर था। जैसे एक प्लांट लगाया था भिलाई में, भिलाई एक जगह का नाम है, यहां पर एक स्टील प्लांट है। ये भिलाई जो है आजकल छत्तीसगढ़ में है। दूसरा दुर्गापुर में, जो बंगाल में है, बंगाल में है। और एक राउरकेला जो उड़ीसा के अंदर आता है। ये सब जगह के नाम है। राउरकेला भी एक जगह का नाम है उड़ीसा में, वहां प्लांट लगाया। यानी इससे क्या होगा, इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। और जब भिलाई में लगाया तो उसका पैसा दिया था सोवियत संघ ने। जब बंगाल में लगाया तो पैसा दिया था ब्रिटेन ने। और जब लगाया था हमने उड़ीसा में तो उसके लिए पैसा दिया था जर्मनी के, पश्चिमी जर्मनी वाले ने। तो अब अल्टीमेट आपने कहा कि उस समय हमारे देश में पैसा नहीं था, हमने दूसरों से पैसा लेकर इस काम को किया, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बेहतर है। ठीक है। तो अब आपने क्या कहा सर, भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में 3 जो है वो इस्पात संयंत्र लगे, स्टील प्लांट लगे। और इससे ये प्रूफ हुआ कि इस योजना में सारा फोकस किस बात पर रहा, हमारा इंडस्ट्री के ऊपर रहा। ये दोनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहली कृषि और दूसरी इंडस्ट्री। अब समझ में आ गई बात। प्रदीप नाम क्या है इसका, इंडस्ट्रियल प्लान, पहले वाले का एग्रीकल्चर प्लान। अब डन कर दीजिए सेकेंड वाले को, यानी 31 मार्च 1961 तक हम आए हैं। डन कर दे तो कमेंट हो जाएगा। सभी लोगों को डन कर। ऐसा नहीं है कि जो पीएम होगा, यानी उस योजना के समय कौन पीएम था, ये सवाल है। क्योंकि जब वो योजना बनती है तो पीएम बदल सकता है बीच में। अब जैसे मैं आपको आगे समझाता हूं, लेकिन ये पहले बात समझो, हो गई सर बात। बिल्कुल बताओ क्या डाउट था। अब देखते हैं भाई तीसरा प्लान हुआ क्या। क्योंकि आप जानते हो सर, इसके बाद कई सारे प्लान बने। अब मैंने कहा जब बताओ तीसरा प्लान आया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो तीसरा प्लान आया, ये जो थर्ड प्लान आया, ये थर्ड प्लान कब से कब तक रहेगा। तो तीसरा प्लान 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक रहा। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे, देखो कौन कौन थे। एक तो जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, कुछ समय के बाद फिर आप जानते हैं नेहरू जी की डेथ हुई थी 64 में, तो लाल बहादुर शास्त्री बने थे। और फिर इनकी भी डेथ हो गई थी 1966 की शुरुआत में। तो फिर कुछ समय के बाद इंदिरा गांधी बन गई थी। आप ये कह सकते हो कि इस योजना के 5 वर्षों में 3 प्रधानमंत्री रहे। कुछ समय जवाहरलाल नेहरू रहे, कुछ समय लाल बहादुर शास्त्री रहे, और तो कुछ समय इंदिरा गांधी रही। यानी शुरू में जवाहरलाल नेहरू, तो आखिर में क्या था, तो आखिर में क्या था सर, तो आखिर में इंदिरा गांधी थी। अच्छा, अब इसका जो मॉडल कहलाता है उसे कहते हैं चक्रवर्ती मॉडल। यानी एक व्यक्ति है चक्रवर्ती नाम से, उन्होंने ये तैयार की योजना, और इसमें यह कहा गया हमें सेल्फ रिलायंस करना है, आत्मनिर्भर बनना है। मतलब सेल्फ रिलायंस का ये होता है कि हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को काम करना है।
मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं होगा, सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं होगा, हमें एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों को फोकस करके दोनों को आगे बढ़ाना है, दोनों को मेहनत करनी है। मतलब इसमें यह कहा सरकार ने हमें आत्मनिर्भर बनना है। कृषि और उद्योग दोनों पर सरकार ने लक्ष्य रखा कि हमारी वृद्धि 5.6% रहेगी, लेकिन वास्तव में हुई 2.8%। और याद रखना ये जो 2.8% हुई ये अब तक की सबसे कम है, ये अब तक की सबसे कम है मेरे भाई, याद रखना। यानी अगर पूछे कि बताओ अब तक सबसे कम ग्रोथ कौन सी योजना में हुई, आज तक सभी योजनाओं में सबसे कम तो वो हुई है तीसरी में। इसीलिए बोलते हैं मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान, यानी सबसे ज्यादा असफल प्लान। असफल प्लान बोलते हैं इसे। अब ये असफल क्यों हुआ? क्योंकि देखो 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, और उसके बाद सूखा भी पड़ गया। तो आप कहोगे सर वॉर एंड ड्रॉट क्यों ये असफल रहा, क्यों इसमें ग्रोथ नहीं बनी हमारी? तो इसका कारण था युद्ध होना और सूखा हो जाना। जब बारिश नहीं होती तो आप जानते हैं सूखा पड़ जाता है, तो युद्ध और सूखा ये वजह रही थी इसमें। ये ग्रोथ इकोनॉमिक की बात हो रही है, बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। ये असफल रहा सर, और इस योजना में ही आखिरी दिनों में 1965-66 में सूखा पड़ जाने के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था। अगर ये पूछे कि बताओ कौन सी योजना में हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति अलग टॉपिक है पूरा हमारा, लेकिन अभी आपसे पूछे कि बताओ हरित क्रांति कौन सी योजना में आई थी, तो आपको जवाब याद रखना है कि वो तीसरी योजना के समय। और याद रखना इस योजना को हम असफल मानते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज गाडगिल प्लान। एक व्यक्ति थे उस समय D.R. गाडगिल, धनंजय रामचंद्र गाडगिल नाम से इस योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। ये वाली योजना जो है इसे गाडगिल योजना कहा जाता है। इसे गाडगिल प्लान कहते हैं एक्चुअली में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गौरव तिवारी, चलिए भाई एक बार इसे डन करिए। चलिए दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन को नहीं, उस प्लान को, ग्रीन को नहीं कह रहा हूं मैं, थर्ड प्लान को कह रहा हूं मैं, थर्ड प्लान को, तीसरी योजना को। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे वो D.R. गाडगिल नाम के व्यक्ति थे। क्योंकि उनका नाम गाडगिल था इसलिए इसका नाम गाडगिल कह दिया, D.R. गाडगिल नाम की वजह से। 61 से 66 वाला तीसरा। अब आते हैं, देखो इसके बाद क्या हुआ। आप कहेंगे सर चौथी योजना आ गई होगी, मेरे भाई नहीं।
अब वेट करना, अभी वेट करना सर, इसके बाद क्या हुआ अचानक से कि कुछ वर्षों के लिए, क्योंकि आपने कहा सर अभी चौथी योजना को हम बाद में शुरू करेंगे, हुआ ये कि इससे पहले अब क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, सरकार अभी दो देशों से युद्ध कर आई थी, सूखा पड़ गया था, तो सरकार ने 3 वर्ष तक कोई योजना नहीं बनाई। जब सरकार ने 3 वर्षों तक, अगर ये पूछे कि कितनी योजनाओं के बाद ऐसा हुआ, तो 3 योजनाओं के बाद 3 वर्ष तक, यानी 66 से लेकर 69 के 3 वर्ष तक, इसे अवकाश कहते हैं। सूखा पड़ने से क्या हुआ, कृषि पर प्रभाव पड़ा, कृषि उत्पादन कम हुआ। अच्छा, उद्योगों को कच्चा माल कहां से मिलता है बताओ, ब्राउन वगैरह आगे बताएंगे भाई, बात समझो। तो कच्चा माल कहां से आता है, इंडस्ट्री में, कृषि से आता है, और कृषि में सूखा पड़ गया तो इंडस्ट्री को माल मिलेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं, तो दोनों पर फर्क पड़ता है इससे। तो आपने कहा इसका मतलब 3 वर्ष तक कोई योजना नहीं बनी, क्यों? क्योंकि मैंने कहा संसाधनों की कमी के कारण, इसे हॉलिडे कहते हैं, संसाधनों की कमी के कारण। और कमी क्यों आई थी, युद्ध और सूखा की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस। आपसे पूछ ले क्यों रिसोर्स नहीं थे हमारे देश में, तब आप जवाब दोगे क्योंकि सूखा पड़ गया था और उसके बाद युद्ध भी हुआ था। तो इसीलिए जब चौथा प्लान पढ़ेंगे हम लोग तो टाइम डिफरेंट होगा, अब 69 से चलेगा 74 तक, ये डिफरेंस है, 69 से 74 आएगा। इस समय देश की प्रधानमंत्री एक ही रही थी, इंदिरा गांधी, कोई और नहीं था इस समय, वो पूरे 5 साल उन्हीं के कार्यकाल में गए। ठीक, इसको बोलते हैं अशोक मेनन मॉडल, यानी अशोक मेनन नाम के व्यक्ति ने इसका मॉडल तैयार किया था। आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में, नाम यही है। इसमें कहा था प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस। ये सवाल आया हुआ एग्जाम में, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तो आया था प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस और एक आया था ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, यानी हमारी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए और ग्रोथ भी होनी चाहिए, इसको बैलेंस करना था। यह सवाल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों में से एक है कि इसमें हमें क्या करना था, प्रगतिशील आत्मनिर्भरता व कीमत स्थिरता के साथ विकास, यानी ग्रोथ भी हो, तरक्की भी हो, स्थिरता भी हो। और इसमें भी हमने लक्ष्य रखा, चलो 5.6% हमें मिल जाना चाहिए और मिला 3.3। ये सबसे कम तो नहीं है, लेकिन ये सबसे कम तो नहीं है लेकिन काफी कम है पहले के मुकाबले। हॉलिडे मतलब कोई प्लान नहीं बना, हॉलिडे में इकोनॉमी ग्रोथ कुछ नहीं थी, हॉलिडे का मतलब था कोई काम नहीं हुआ, कोई प्लान नहीं बना, छोड़ दिया। योजना इस बीच में इसलिए नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई प्लान क्यों नहीं बना, क्योंकि पैसा नहीं बचा देश में, युद्ध में खत्म हो गया। इस वजह से 3 साल तक कोई हॉलिडे नहीं बना, कोई ग्रोथ उसके बारे में तय नहीं की गई। अच्छा, इस पूरी योजना में काफी सारी चीजें रही। एक ऐसी बात हुई जो एग्जाम में आती है, जो मैं आपको अलग से बताऊंगा, मतलब आज आप लिख रहे हो खाली, लेकिन इसके बारे में बात अलग से होगी, याद रखना। वो बात है 19 जुलाई 1969 की। एक्चुअल में जब देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय 69 में,
तो उस समय क्या हुआ था कि जो 14 बैंक हैं उस समय प्राइवेट थे, जो 14 बैंक्स राष्ट्रीयकृत, मतलब उनको प्राइवेट से सरकारी बनाया गया था। ये राष्ट्रीयकरण मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी बैंकों की पूरा चैप्टर, पूरी क्लास कराऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी आप ये मान के चलो, जी हाँ ऐसा हुआ था एक बार कि हमारे देश के 14 बैंक जो प्राइवेट थे उनको सरकारी किया गया था, और वो दिन था 69 का। तो एग्जामिनर ऐसे पूछ रहा है एग्जाम में सवाल को कि बताओ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भाई सारे कराता हूं मैं, हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं भाई अजीत वाली पीडीएफ प्रिंटेबल अच्छा प्रिंटेबल फॉर्मेट में वो आ रही है आपके पास, और वो सिर्फ मेरी नहीं आ रही है, चलो मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूं, वो सिर्फ मेरी नहीं आ रही है हर एक चैप्टर की, अब आप लोगों के लिए तैयार, शायद आज ही काम पूरा हो जाएगा। सारे चैप्टर की चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस है, यानी कि चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके एग्जाम में या जिनके आने की संभावना है, हर एक चैप्टर के ऊपर आपको क्वेश्चंस बनाकर जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो प्रिंटेबल फॉर्म में, यानी एक और शीट पर, वो आपको दिए जाएंगे, आप उन्हें डाउनलोड करो या प्रिंट आउट निकालो। ऐसे हर चैप्टर के मिलेंगे, ठीक है, हर चैप्टर के। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी योजना में हुआ, तो भी चौथी योजना थी, इसे कहते हैं अशोक रुद्र मैनन मॉडल। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये थी 4 योजना, याद रही सब? पहला कृषि, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सेल्फ रिलायंस, चौथा प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस। पहले में मिला 3.6, दूसरे में मिला 4.2, तीसरे में मिला 2.8, चौथे में मिला 3.3। सारे याद करा दूंगा इस तरीके से, सब कराते, स्टेनोग्राफर के भी सब है उसमें, सब मिक्स। चलो आ जाओ 5वीं योजना पर। 5वीं योजना का जो समय था, थोड़ा सा इधर कर देते ना, जगह है काफी है। देखो जो 5वीं योजना थी हमारी वो रही 74 से 79 तक। अब देखना यहां पे क्या था, यहां पहले तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, शुरू में आपको याद होगा इंदिरा गांधी पीएम थी, और बाद में पीएम बदल गए थे, फिर कुछ समय बाद पीएम बने थे मोरारजी देसाई। कौन पीएम बना था फिर बाद में? मोरारजी देसाई बन गए थे। तो ये 5वीं योजना थी, इसे कहते हैं डीपी धर मॉडल। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, ये एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने ये मॉडल तैयार किया। इसमें सरकार ने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, ये एग्जाम में आता है कि कौन सी योजना में नारा दिया था, कौन सा नारा? सरकार ने, इंदिरा गांधी की शुरुआत की सरकार ने, यानी कहा था गरीबी हटाओ। कौन सा नारा दिया था सरकार ने? गरीबी हटाओ का नारा दिया था सरकार ने, और इसीलिए इस योजना में गरीबी और महंगाई मुख्य बिंदु थे कि किस तरह से गरीबी दूर हो और महंगाई कंट्रोल हो, मतलब गरीबी दूर हो और महंगाई कंट्रोल हो। इस तरह से दिया था, निर्धनता और मुद्रास्फीति यानी महंगाई के विषय में बात हुई थी। अब यहां सरकार ने फिर टारगेट किया, और ये योजना चल रही थी, इसमें सब कुछ हुआ था, लेकिन बाद में ये योजना को ना 1978 यानी 1 वर्ष पहले मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी 1978 में, इस योजना को समाप्त घोषित किया गया। यानी कि इस योजना को यह कहा कि अब ये समाप्त हो गई, और ये मोरारजी देसाई की सरकार ने किया कि हम नया प्लान बनाएंगे। तो यानी इट वाज कंप्लीटेड इन 1978। तो वो कौन सी योजना थी जो टाइम से पहले समाप्त हुई, टाइम से पहले जिसको पूरा मान लिया गया, वो 78 की थी।
क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, अभी छठी योजना नहीं आई थी, बीच में क्या हुआ कि जो जनता पार्टी की सरकार थी उसने 1978 से लेकर 1980 तक, क्योंकि सरकार गिर गई बाद में, एक प्लान शुरू किया था जिसका नाम था रोलिंग प्लान, जिसे हिंदी में रोलिंग ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसका एक और नाम है अनवरत योजना। सरकार ने कहा था कि इस योजना में हम क्या करेंगे, बेसिकली अनवरत योजना का मतलब है जिस प्लान को हम बार बार लाएंगे। तो कई बार आता है, ये कौन लेकर आया था, इसको लाए थे मोरारजी देसाई, पांचवे को रोककर यही शुरू कराया था उन्होंने, या जनता पार्टी की सरकार। तो हम ये कह सकते हैं कि जनता पार्टी सरकार या मोरारजी देसाई की सरकार जो थी, उन्होंने एक प्लान शुरू किया था, इसलिए बाद में ये फैसले चेंज हुए। तो कई बार ऐसा लिखकर आता है ना, जो पांचवी योजना थी वो 78 तक थी, 78 तक थी, बात समझ पा रहे हैं। तो जो चौथा प्लान था भाई, पूरा प्लान दोबारा से, पूरे प्लान में क्या सीखोगे भाई बताओ। चौथे प्लान में मैंने बताया प्रधानमंत्री कौन था, मॉडल कौन सा था, किस बात पे केंद्रित किया गया था, टारगेट कितना था, मिला कितना ग्रोथ। इस समय बैंकों को सरकारी बनाने का काम चला था, डीपी धर। मोरारजी देसाई ने बंद कर दिया, बहुत सही कहा आपने। तो मोरारजी देसाई ने जब इसको बंद किया तो कई बार ये 78 मिलता है, कई बार 79 मिलता है, क्योंकि फिर इंदिरा गांधी ने इसको चेंज किया था। तो अल्टीमेट आप बात करोगे तो आपको यह समझ में आएगी बात कि सर जो पांचवी योजना थी, अब आपके मन में एक सवाल और आएगा, सर ये जो पांचवी योजना थी ये सफल रही होगी या असफल रही होगी। बताइए। बात क्लियर है भाई। ऐसे ही आपको हर एक योजना के बारे में लिखना है। अब देखो, हमने लक्ष्य करा 4.4, क्योंकि हम नीचे जा रहे थे ना काफी, और फिर हमें मिल गया 4.8, मतलब इस बार कम रखा तो ज्यादा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। रोलिंग प्लान का मतलब यह था जिसको बार बार एनालिसिस किया जाए, यानी प्लान का वार्षिक आधार पर, यानी हर साल एनुअली, एक एक साल बाद देखा जाए प्लान में क्या मिला क्या नहीं मिला, वार्षिक आधार पर विश्लेषण, यानी हर बार देखा जाए कि उसमें कितनी तरक्की हमें हो गई कितनी नहीं। 5 साल के लिए एक बार नहीं करना, प्लान को बार बार करना होता है। तो टारगेट था 4.4, मिला 4.8, अच्छा रहा। अब इसके बाद आता है छठा प्लान, थोड़ा सा सही से लिख लो भाई। छठा प्लान जो बना उसमें कहा 80 से 85, छठा प्लान 80 से 85। अच्छा, छठे प्लान में यह कहा गया क्या, छठे प्लान के समय प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी, और बाद में कुछ समय के लिए बने थे राजीव गांधी। शुरू में इंदिरा गांधी थी, बाद में आपको पता 84 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो थे राजीव गांधी। इसमें कोई मॉडल नहीं था, यानी किसी मॉडल पर बेस्ड ये नहीं था, कोई मॉडल, ये नहीं कि मैं नहीं लिखवा रहा था, ही नहीं कोई। इसमें सरकार ने कहा था हमें मॉडर्नाइज करना है चीजों को, हमें आधुनिकीकरण की ओर जाना है और तकनीकी विकास करना है।
यानी हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। और इस योजना में जो ये छठी योजना आई 80 से 85, इसमें एक सवाल आता है जो एग्जाम में पूछा भी गया ऑलरेडी, वो ये था कि सर इस योजना में हमने 12 जुलाई 1982 को, ये आया है एग्जाम में, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बनाया था। क्या बनाया था? एक नाबार्ड बनाया था 12 जुलाई। अब ये मैं बैंक में पढ़ाऊंगा नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड कैसे चलता है, कैसे काम करता है, लेकिन इस बार हमने टारगेट किया 5.2 का, अचीवमेंट आई 5.7 की, और नाबार्ड बना। तो इसमें हमारा लक्ष्य क्या था? हमें आधुनिकीकरण की ओर जाना है और तकनीकी तौर पर विकसित होना है। ये सब बातें जो मैं लिख रहा हूं ना, सब आएगा आगे, लेकिन ये कि एक दिन में सब नहीं हो सकता, हर बात एक दिन में नहीं हो सकती। जय सिंह, आप लिखिए बिल्कुल आराम से। अब तो आपको बस ये लिखना है, बाकी ये पॉइंट तो आप बार बार कॉपी ही कर रहे हो आराम से। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा आराम से बाद में घर पर भी, कि भाई ये तो सेम बात चल रही है हमारी और वृद्धि दर हमें बतानी है, बार बार सेम सेम पॉइंट चल रहे हैं। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड इसी योजना के दौर में बना था। अब हम आते हैं 7वें पर। मॉडल नहीं था, मतलब आया ही नहीं था, उसमें कोई मॉडल नहीं था। अच्छा, फिर जब 7वीं योजना आई हमारी, 7th प्लान आया, तो 1985 से आया 1990 तक। इस समय प्रधानमंत्री पहले तो राजीव गांधी थे, शुरुआती दौर में राजीव गांधी थे, और बाद में याद रखना वीपी सिंह बने थे। जानते हो ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस बार भी कोई मॉडल नहीं था। इस बार सरकार ने कहा हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है भाई, ताकि ज्यादा उत्पादन हो, और रीजनल इनइक्वालिटी कम करनी है, दो क्षेत्र के बीच में असमानता हो उसको कम करना है, क्षेत्रीय असमानता को घटाना है, और खाने पीने की चीजों का उत्पादन जो है, खाद्य उत्पादकता, वो बढ़ानी है। तो खाद्य उत्पादकता को बढ़ाना और क्षेत्रीय असमानताओं में कटौती, कमी करना था इसका लक्ष्य। इसको कम करना। इस योजना में सरकार ने डिसाइड किया कि हमें 5% की ग्रोथ चाहिए। टारगेट अब की बार 5 रखा, लेकिन 6 मिला, तो सफल रही योजना। और इसी योजना के समय मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं, लेकिन 12 अप्रैल 1988 को एक संगठन बना जो शेयर बाजार को चलाता है हमारे देश का, सेबी। क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आए हैं कि सेबी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई। नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संस्थान है जो एग्रीकल्चर का काम करता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। और सेबी वो है जो शेयर बाजार को चलाता है, ये आगे आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारी, और इसके बाद 2 साल तक कोई योजना फिर नहीं बनी। सरकार सही नहीं थी, सरकार बार बार गिर रही थी, इसलिए फिर आगे 2 वर्ष तक कोई प्लान हमारा नहीं बना। और देखो होता ही है ना कि अगर मैं ये चैप्टर शुरू में ले रहा हूं तो आपको कई कुछ ऐसी बातें मिल रही हैं जो अभी आपने नहीं जानी है। अगर ये चैप्टर मैं बाद में ले रहा हूं तो भी कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो और चैप्टर पढ़ेंगे कि उसमें इससे जोड़ेंगे। तो कई बार ना आपको थोड़ा रियलाइज करना पड़ता है ना। देखो अब आप कहोगे ना, मैथ्स में कई बार आपको मानना पड़ता है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि एक दिन में चैप्टर तो नहीं होंगे सारे, तो
तो अभी आप एज्यूम करें कि चलो ठीक है, सेबी का जिक्र आ गया, हमने मान लेते हैं 12 अप्रैल 88 को बना, 7वीं योजना में पढ़ाऊंगा मैं आगे, ये बात की गारंटी दे रहा हूं। फिर 8वीं योजना में ध्यान देना है, क्योंकि जो 8वीं योजना आएगी भाई, 8वीं आएगी, उसमें टाइम का खेल है। क्योंकि जो 8वीं योजना आएगी उसमें ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, आप 90 से शुरू करेंगे, नहीं भाई, या गैप करना है आपको, 2 बार प्लान छोड़ गए, 2 साल बीच में, अब 92 से आना है, ध्यान रखना, 92 से आना है 97 तक। भाई कितनी क्लास लगेंगी इकोनॉमिक्स की, तो मैंने बताया 30 से 35, 30 से 35 क्लास लगेंगी पूरा करने में मुझे। प्लान मार्च अप्रैल में ही, क्यों? क्योंकि हमारा वर्ष वही है, हमारी सरकार के नए साल होता 1 अप्रैल से होता हमारा, रोलिंग प्लान में कोई फोकस नहीं था। सेबी की फुल फॉर्म आप पूछ सकते हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब पढ़ाऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा, फुल फॉर्म भी सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। अब जो 8वीं योजना आई, तो इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। कौन था? नरसिम्हा राव। और बाद में कुछ समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने थे और देवेगौड़ा बने थे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, जगह कम है तो आप समझ जाओगे अटल बिहारी का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर बने थे एचडी देवेगौड़ा, ये भी पीएम का नाम है हमारे देश में। इसके लिए बोलते हैं जॉन मिलर मॉडल। और इसमें हमने कहा था हमें एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है। इसमें हमारा फोकस था ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। अच्छा, मानव क्या होता है? इंसान कैसे संसाधन का बनता है? जब एक इंसान पढ़ा लिखा हो, अच्छी हेल्थ हो, और सरकार को यहां 6.8% की वृद्धि मिली, यानी 5.7 मिली, 6 मिली, और अब की बार 6.8 मिली, क्योंकि टारगेट था 5.6 का, यानी इस बार भी टारगेट से ज्यादा ग्रोथ मिली। मानव विकास मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में काम करेंगे। अच्छा, ये वो योजना है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आए तो भी मान लेना, प्लीज मान लेना। वो ये है सर कि इस योजना से निजीकरण को दौर शुरू हुआ है। इस योजना में प्रमोट किया गया है प्राइवेटाइजेशन को। आपको याद है हमारे देश में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, उसके बाद से हमने चीजों को प्राइवेट करना शुरू करा, सरकारी को कम करना, प्राइवेट को ज्यादा करना। तो जो प्राइवेट को हमने ज्यादा किया है, वो कब से किया है? जो प्राइवेट सेक्टर को हमने बढ़ाना शुरू किया, वो कब से किया है? 8वीं योजना से। क्योंकि इससे पहले तक हम सरकारी पर ज्यादा, लेकिन अब इसके बाद हम प्राइवेट पर ज्यादा करने लगे, क्योंकि नई पॉलिसी आई थी, नए सुधार किए थे, आर्थिक सुधार किए थे, क्योंकि इकोनॉमिक में चेंज किए थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। देखो, मैं हल्का सा पढ़ा के निकल जाऊंगा ना तो आप बाद में परेशान होंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट शुरू किया था। एज्यूम तो कर लीजिएगा अभी, क्योंकि आर्थिक सुधार अलग चैप्टर है हमारा, तो इसमें हमने आर्थिक सुधार लागू किए। और इसी में देखो, एक प्रोग्राम है 1995 में आया था, मिड डे मील। आपको पता है स्कूल में जो खाना मिलता है बच्चों को, कब से चल रही है योजना? ये योजना जिसके तहत बच्चों को स्कूलों में, आंगनवाड़ी में खाना मिलता है, जब 8वीं योजना थी 92 97 वाली, 95 में, तब ये योजना आई थी। बहुत अच्छी। 8 हो चुके हैं, 4 और हैं, जिसमें कम कम लिखना है, ज्यादा नहीं है लिखने के लिए।
कंप्लीट ही करेंगे, बिल्कुल 4 छोड़ेंगे नहीं भाई। आज 1 घंटे की क्लास है, उसको तो पूरा ही लिखेंगे ना। तो सुधार क्या थे ये बताऊंगा मैं आपको, निजीकरण कैसे बढ़ता है, क्या अच्छा या बुरा है, क्या सब कुछ बताऊंगा। फिर आती है नवी योजना। अच्छा, अब दिखना क्या है, अब जो मॉडल है वो किसी का भी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जो ये शब्द है ना मॉडल, ये किसी के लिए भी नहीं है भाई। इसीलिए जब पूछेगा 9th प्लान या जब पूछेगा 10th प्लान, जो 10th प्लान है वो रहेगा 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। और ये वाला प्लान था 1997 से 2002। इस समय प्रधानमंत्री शुरू के समय में HD देवेगौड़ा थे, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने, तो पहले देवेगौड़ा थे, फिर गुजराल बने थे प्रधानमंत्री, और बाद में फिर अटल बिहारी रहे थे। इसमें हमारा ध्यान था सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, कि हमें सबको बराबर पहुंचाना है, सभी को न्याय मिले और सभी लोग बराबर हो। सामाजिक न्याय हो और समानता हो, यही पूछता एग्जाम में कि प्रधानमंत्री कौन था या किस बात पे केंद्रित थी उस समय। हमें जो ग्रोथ मिली वो थोड़ी सी गिर गई फिर से, इस बार 6.5 का टारगेट था, 5.4 ही मिली। जब लग रहा था ज्यादा हो रही है तो थोड़ी बढ़ा दी हमने, लेकिन वो बढ़ी नहीं, फायदा नहीं हुआ, 5.4। और इसी समय आया था 2001 में, बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान। ये कौन सी योजना के समय चला था? नवी योजना के समय। जब 10वां प्लान आया तो पीएम कौन था? उस समय पीएम थे, पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी थे कुछ साल, और बाद के समय थे मनमोहन सिंह। एक स्लाइड और है लास्ट इसके बाद। इसमें यह कहा गया था कि हमें इक्विटेबल डेवलपमेंट करना है, समानवीय विकास करना है, यानी इक्विटेबल डेवलपमेंट, समानवीय विकास पर बात करते हैं। सभी के। अब इसमें जो टारगेट किया वो 8 किया और मिला 7.6, तो ये भी सक्सेस माना गया। जो टारगेट थी ग्रोथ वो 8% की थी, और जो एक्चुअल मिल गई, क्योंकि ग्रोथ याद नहीं की तो काम नहीं चलेगा एग्जाम में, वो 7.6% मिल गया हमें। और इस योजना के समय ही 2005 में एक योजना आई थी जिसे आप नरेगा या मनरेगा योजना कहते हो, जो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये मतलब जो भी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं ये अलग से लिखेंगे हम। नरेगा योजना क्या थी, सब शिक्षा अभियान क्या था, ये सब आता है एग्जाम में, पर इसको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है। अब मिड डे मील का नाम है पोषण। ये प्राइवेटाइजेशन कौन से पीएम ने किया था आप बताओ? अरे भाई ये देखो, ये प्राइवेटाइजेशन हुआ जब 8वीं योजना, तो पीएम कौन था? नरसिम्हा राव ने किया था। शुरू में ही हो गया था ना, नरसिम्हा राव ने किया था। अब एक आखिरी बात और है, इसकी अगले 5 मिनट में बात पूरी। 11वीं और 12वीं,
लास्ट लास्ट देखो, मॉडल तो कोई नहीं आएगा, मैंने कहा आपसे। अब देखते हैं जो 11वीं योजना थी फाइनली 2007 से 2012 तक, और एक आई थी 12वीं योजना। क्योंकि 12वीं योजना जो थी ना, वो एक्चुअल में आपको पता बस काम पूरा किया था, क्योंकि बाद में सरकार बदल गई थी, सरकार ने भी इसको बंद करके नीति आयोग लाए थे। लेकिन गलती ना कर दो, इसीलिए बता रहा हूं भाई आपको पूरी बात, कि कुछ के दिमाग में चल रहा होगा 15 तक नीति आयोग बनाए, जब तक 11वीं योजना के समय पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले, मतलब इन 5 सालों तक एक ही प्रधानमंत्री था। और जब 12वीं योजना आई तो देश का पीएम था कौन? शुरू में मनमोहन सिंह और बाद में नरेंद्र मोदी। शुरू में मनमोहन सिंह और बाद में नरेंद्र मोदी। बोलो, ये पीएम वाला बड़ा काम का है आज के समय में? एग्जाम में यहीं से सवाल आते हैं। विश्वास करके पढ़ो कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, वो काम आएगा तो ही पढ़ा रहा है, वरना नहीं पढ़ाता। इसमें फोकस किया था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी समावेशी और सतत विकास। समावेशी व सतत विकास, यानी वो विकास जो वर्तमान के साथ भविष्य की बात। इसमें 9% का लक्ष्य रखा था, लेकिन 8% मिला, जो अब तक मैक्सिमम है। अभी तक हमने 8 कहीं प्राप्त नहीं किया, ये मैक्सिमम है। और इसी के समय 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, बच्चों को एजुकेशन देनी जरूरी है, राइट टू एजुकेशन। इसके समय पीएम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। इसमें कहा कि हमें फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। यानी जो 11वें में था वही 12वें में था, बस शब्दों का फर्क यह हुआ कि इसमें मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, यानी जो था उसी को और आगे बढ़ाना है। समावेशी मतलब सबको मिलाकर सारे क्षेत्रों में, और सतत मतलब जो बना रहे, लगातार चले, वर्तमान और भविष्य के बीच चलता रहे। और इसमें मोदी जी के कार्यकाल में इसका जो टारगेट था वो था 8% का, लेकिन इसमें कितना मिला ये नहीं बताया सरकार ने, क्योंकि फिर इसका कोई डेटा आया ही नहीं। क्योंकि बाद में कोई डेटा नहीं आया इसका कि एक्चुअल ग्रोथ इसमें कितनी रही, 8 रही, ज्यादा रही, कम रही, ये नहीं बताया गया। तो 8% के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। और 2014 में जो भी योजनाएं आई, 2012-13 में जो योजनाएं आई जिसके तहत अनाज वगैरह मिलता है, 2013 में एक कानून आया था खाने के लिए, जिसे गेहूं और चावल जो मिलते हैं राशन की दुकान से, एक कानून है उसका, फूड सिक्योरिटी एक्ट, कि इसके तहत आपको अनाज मिलेगा 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल के रूप में। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान रहा है ये 8% के साथ 11वां, और सबसे पीछे रहा था तीसरा प्लान। ये सारी योजना में कह रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन करके देखिए। मॉडल क्यों नहीं आए? मॉडल का मतलब है कोई जरूरी है कोई प्लान को बनाए, ऐसा नहीं था। शुरू की 5 में बनाया और 8वें में आया मॉडल कोई, उसके अलावा मॉडल्स नहीं थे। तो मेरे भाई बड़ा ध्यान से सुनना, समझना, आप ट्राई करना क्वेश्चंस को, और मैं आपको शीट दूंगा क्वेश्चंस की, उनको लगाकर देखना कि आंसर बन रहे हैं या नहीं, सब कुछ मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।